मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो की शुरुआत में हम पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो भूकंप आते हैं वो क्यों आते हैं और कौन से इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, जहां पर खतरनाक और बड़े बड़े भूकंप आते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अभी सीरिया और जो टर्की है वहां पर तबाही का आलम है, बहुत ज़्यादा बदकिस्मती से कई हजार लोगों की जान चली गई है। तो ये क्या होता है कि जब हम जो पृथ्वी पर रहते हैं ये ऊपर का क्रस्ट है, यानी कि क्रस्ट के ऊपर रहते हैं, यहाँ पर समुद्र है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये जो महाद्वीप वगैरह आपको दिखाई देते हैं ये ऊपर है। लेकिन जो अंदर की संरचना है वो इससे अलग है। जो लिथोस्फीयर है, जहाँ पर वो मोल्टन लावा की तरह जो जगह है, वहाँ पर ये जो भूखंड हैं वो एक तरह से बहुत बड़े बड़े भूखंड हैं और जो 9 बहुत बड़े प्लेट कहते हैं, उसको टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, और छोटी छोटी प्लेट्स भी बहुत हैं, यानी कि ये टुकड़े बहुत सारे हैं जो आपस में कुछ तो एक दूसरे के अंदर सब्सिडेंस कर रहे हैं, कोई लेटरली मूव कर रहे हैं, कोई अपोजिट मूव कर रहे हैं, कोई दूर हट रहे हैं। ये इस तरह से इसको समझा जा सकता है। तो ये जो पूरे विश्व की जो टेक्टोनिक प्लेट है उसका ये नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और ये जैसे कैरिबियन प्लेट है, ये अरेबिया प्लेट है, ये छोटी वाली, और ये इंडियन प्लेट है, और ये यूरेशियन बड़ी वाली प्लेट है। तो ये जो आप देख सकते हैं हिंदू कुश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का ये जो इलाका है, ये यहाँ से ये जो यूरेशियन प्लेट है वो दक्षिण की तरफ सरक रही है और इंडियन प्लेट उसके अपोजिट में सरक रही है। तो ये जो इलाका है, अगर हम अपने देश की बात करें तो हिंदू कुश से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो जोड़ है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, वहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी सिस्मिक जोन को 1, 2, 3, 4 और 5 कैटेगरी में, यानी 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। सिस्मिक जोन 5 जो होती है वहाँ सबसे बड़े भूकंप आ सकते हैं। सिस्मिक जोन 4 जो है वो अपेक्षाकृत मध्यम दर्जे के भी आते हैं और एक आध बड़ा भूकंप भी आ सकता है। और सिस्मिक जोन 3 जो होती है वो अपेक्षाकृत मॉडरेट इंटेंसिटी के भूकंप आते हैं, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता। और 2 और 1 में तो बहुत ज़्यादा कम हल्के, यानी कि हल्के ही भूकंप आते हैं। जो प्लेट जहाँ पर नहीं है उसको जोन 1 और 2 कहते हैं। तो जो टर्की में जो आपने देखा था कि बहुत बड़ा जो भूकंप आया था, वो कारण था, ये देखिए, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये अरेबिया प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। इन तीनों प्लेट का जो जोड़ है यहाँ पर ये टर्की है, और उस जगह पर जो साउथ टर्की है वहां पर ये भूकंप आया था। तो ये जो मतलब इसलिए ये भूकंप आते हैं। ये जो भूखंड हैं ये आपस में अगर ये लेटरली मूव कर रहे हैं या अपोजिट मूव कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो चट्टाने हैं बहुत बड़े बड़े, ये एकदम बिल्कुल फ्लैट जैसे स्केल से लाइन चीज इस तरह से तो है नहीं, बहुत बड़े भूखंड है। तो ये आपस में जब ये रगड़ते हैं तो जो चट्टाने हैं उसमें धीरे धीरे टेंशन बढ़ती है, और जब वो चट्टाने टूटती हैं, यानी कि उनमें जब हलचल होती है, तो वो हलचल जब जमीन के ऊपर महसूस होती है उसको एपिसेंटर कहते हैं। और जहां पर चट्टान टूटती है उसको डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं, यानी कितनी गहराई में ये अर्थक्वेक आया है। तो ये जो अर्थक्वेक था, जो अभी आपने देखा 7.8 जो था, वो 18 किलोमीटर जमीन के अंदर था। जितना कम गहरा होता है उतना ज्यादा खतरनाक होता है, और उसकी इंटेंसिटी भी अगर ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। तो यही कारण है जो हमारा जो उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, नेपाल है, और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो काफी ज्यादा बड़े जोन में आता है, मतलब कि भूकंप के बड़े जोन में आता है। कच्छ का जो इलाका गुजरात का है वो भी जोन 5 में आता है। तो ये तो हुई ये पूरे प्लेट टेक्टोनिक्स की बात। अब हम आगे फोरकास्ट की बात करते हैं कि किस तरह का वेदर रहने वाला है। तो अगर हम देखें तो ये देखिए, आप वेदर सिस्टम है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल चुका है। दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कल 8 जनवरी को रात को पहुंचेगा गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आसपास, और एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पाकिस्तान के सेंट्रल भाग में दिखाई दे रहा है। तो जो आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। जो हमने देखा कि 26 तारीख को जो माफ़ कीजिएगा 6 फरवरी को जो तापमान था, मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री चला गया, यानी कि 29 डिग्री का आंकड़ा पिछले 10 सालों में 5 सालों में पार हुआ है। और अगर देखा जाए तो 2021 में 26 फरवरी को दिल्ली में 33.2 डिग्री का टेम्परेचर था। तो यानी कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, गर्मी बहुत पहले आ गई है। और आगे भी अभी जो ये साउथ वेस्टर्ली विंड चल रही है इसके कारण क्या है कि तापमान बढ़ रहे हैं, ये थोड़ी सी गर्म होती है।
और ये यानी कि 9-10 तारीख को हमें उम्मीद है कि फिर से टेम्परेचर ये बड़े रहेंगे, लेकिन जो टेम्परेचर गिरने वाले हैं वो 14-15 तारीख से गिरेंगे, जब ये दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चले जाएंगे और उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं जब चलना शुरू हो जाएंगी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, तब जाकर के तापमान एक बार फिर गिरेंगे। जो 28-29 डिग्री के आसपास है वो 24-25-26 डिग्री के आसपास आ सकते हैं, यानी कुछ राहत की संभावना नजर आ रही है। और जो डबल डिजिट जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी थोड़ा कम आ सकते हैं। अभी 12 से ऊपर चल रहा है दिल्ली का टेम्परेचर, तो हो सकता है कि 8-9 डिग्री तक आ जाए बीच में, तो ये 14-15 तारीख के आसपास। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अभी भीषण गर्मी तो नहीं आएगी, लेकिन जो फरवरी का आखिरी सप्ताह होगा तब जाकर के हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान 30 डिग्री के आंकड़े को छू जाएं या उसको भी ऊपर चले जाएं। यानी कि गर्मी थोड़ा सा जल्दी आ रही है और इस बार जो मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं प्री मानसून गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं है, तो सामान्य से ऊपर तापमान रह सकते हैं। यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना सामान्य से ज्यादा गर्म रह सकता है। और अगर हम देखें कि बाकी इलाकों का क्या हाल है, यानी कि मौसम तो इस इलाके का शुष्क रहेगा। पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा जो 8 तारीख की रात से शुरू होगा और 10 तारीख तक रहेगा। 9 तारीख को जो इंटेंसिटी है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ज्यादा होगी। हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है कुछ इलाकों में। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर 9 और 10 तारीख को स्नोफॉल की संभावना नजर आ रही है। और 9 और 10 तारीख को जो पंजाब के जो बिल्कुल पहाड़ों से लगे हुए इलाके हैं वहां पर भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। तो बाकी जो दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। और तापमान जो है, अब अगर हम देखें तो जो राजस्थान के कई इलाके हैं वो 30 डिग्री को छू रहे हैं, केवल नलिया को छोड़ करके बाकी, और कुछ इलाके जो पोरबंदर और ये जो पश्चिमी गुजरात है उसको छोड़ करके बाकी इलाकों का तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो गुजरात में 16-17 से लेकर के 19-20 डिग्री तक के मिनिमम टेम्परेचर पहुंच चुके हैं। यानी कि जो रातें हैं वो भी गर्म हो गई हैं, यानी गर्मी बढ़ गई है सुबह और रात की, और दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गए हैं। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, ज़्यादातर इलाकों में 30 डिग्री का आंकड़ा छू चुके हैं तापमान। और जो विदर्भ है यहाँ 34 और 35 डिग्री तक भी तापमान पहुंच चुके हैं। और पश्चिमी तट पर भी जो टेम्परेचर हैं वो मिड 30s तक दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में सर्दी खत्म हो चुकी है। अभी उत्तर भारत में थोड़ा सा सर्दी का माहौल बचा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो भी अब समाप्त होने की दिशा में है। और अगर बाकी इलाकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन इलाकों में भी गर्म हवाएं चलती रहेंगी। यानी कि जो गर्मी थोड़ी सी दिन के समय रहेगी और रात का मौसम अभी भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा, यानी कि हल्का ठंडक लिए हुआ होगा। और पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत शुष्क रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ साथ सिक्किम के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी हो सकता है। नागालैंड के उत्तरी भागों में भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये जो इलाके हैं ये शुष्क रहेंगे। इन इलाकों में कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो जो तेलंगाना है यहाँ पर भी तापमान 33-34 डिग्री तक पहुंच चुके हैं कई इलाकों में, तो ये इलाके भी शुष्क रहेंगे। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये सारे इलाकों में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मौसम लगभग साफ रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी वेदर एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के केवल पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा और जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर स्नोफॉल होगा और जो असम वगैरह वहां पर बारिश होगी। बाकी इलाके पूरी तरह शुष्क रहने वाले हैं। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।